देखो, हम लोग कर रहे थे फ्रेंच रेवोल्यूशन, आप लोग को पहले पढ़ा भी दिया था। तीन उदित नहीं हो रहा है तो आगे आके सुन लो, इधर आ जाओ। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में मैंने आप लोग को ये बता दिया था फ्रांसीसी क्रांति में कि किस तरह से क्रांति की शुरुआत हुई। मैंने ये भी बताया था कि 3 ई स्टेट थे। स्टेट जनरल क्या होता है ये भी बता दिया था। कुर्सी लेके यहाँ बैठ जाओ ना, वहां से उठा, ठीक है। स्टेट जनरल के बारे में भी आप लोग को बता दिया था। मैंने ये भी आप लोग को बता दिया था कि किस तरह से स्टेट जनरल में, हाँ, किंग की बात नहीं मानी गई। देखो यहां पर मैंने एंड किया था कि स्टेट जनरल में फर्स्ट और सेकंड स्टेट के 300 मेंबर होते थे और थर्ड स्टेट के 600 मेंबर होते थे, ठीक है। अब जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट था, तो वहां पे नियम ये था कि हर एक स्टेट का एक वोट माना जाएगा। तो फर्स्ट स्टेट का एक वोट, सेकंड स्टेट का एक वोट और थर्ड स्टेट का भी एक ही वोट, चाहे मेंबर कितने भी। अब राजा और पादरी लोग तो एक से मिले जुले हुए थे, तो कोई भी मामला होता था दोनों एक बात पे वोट कर देते थे, और गरीब जनता की कोई सुनता ही नहीं था क्योंकि इनके पास केवल एक ही वोट था। तो जितने भी बड़े बड़े लोग थे, मतलब कि विद्वान लोग थे, जो लोग गए वहां पर शामिल होने के लिए गए थे, उन लोगों ने कहा राजा से कि नहीं नहीं, इस बार कानून चेंज होना चाहिए। इस बार एक स्टेट का एक वोट नहीं होगा। वोट कैसे होगा? जितने मेंबर, एक मेंबर का एक वोट। समझ रहे हैं? राजा इस बात से इनकार कर गया और वहां से बैकआउट करके सब लोग बाहर आ गए, थर्ड स्टेट के 600 मेंबर। और उन्होंने जो टेनिस कोर्ट, जो टेनिस कोर्ट था बाहर, ठीक है, वर्साइल में ही, वर्साइल जो कि राजधानी थी फ्रांस की, वहीं पर एक नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दी, राष्ट्रीय सभा। वहीं पर अब बोला गया कि जब तक हम लोग फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते, ठीक है, तब तक अब यहीं से देश चलाएंगे। मैरीबू और आबे, ये दो लोग थे जिन्होंने ये काम किया, जिसमें कि मैरीबू, अब मैंने आपको बताया भी था कि वो एक फ्यूडल फैमिली से ही बिलोंग करता था, मतलब कि एक कुलीन वर्ग से, सरदारों के खानदान से था, जो बड़े होते थे। लेकिन फिर भी वो जनता की, आम जनता के पक्ष में था और चाहता था कि सेकेंड और फर्स्ट स्टेट की पावर को घटाया जाए। देखिए, द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन, क्रांति की शुरुआत कैसे हुई? मैंने आपको ये बता दिया था कि लुई 16 ने 5 मई 1789 को बुलाई थी असेंबली, और उसमें सारा जो भी था वहां से बाहर निकल के टेनिस कोर्ट में तो लोगों ने किया ही था, वो तो हो गया था। आगे चलते हैं। हाँ, अब देखो, वर्साइल में, पेज नंबर बेटा ये निकालो, 9, हाँ वही वाला, वही। वर्साइल में नेशनल असेंबली जो थी कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी। टेनिस कोर्ट में जो नेशनल असेंबली बनाई गई थी, वो लोग संविधान लिखने का काम कर रहे थे, ठीक है। जबकि द रेस्ट ऑफ द फ्रांस सीट विद टर्मोइल, और पूरा का पूरा फ्रांस आग में झुलस रहा था, मतलब उनके अंदर उबार था, क्रांति की भावना जाग रही थी कि अब हमें आगे, अब इस राजा के शासन को खत्म करना है, राजतंत्र मोनार्क सिस्टम को खत्म करना है, और हम लोग को डेमोक्रेसी लेकर के आनी है, आजादी लेनी है। सिविल विंटर, एक सेकंड रुक जाओ जरा, मैं अंडरलाइन कर लूं इसको। इतनी ज्यादा सर्दी पड़ी उस साल कि पूरी की पूरी फसल तबाह हो गई। गरीब लोगों को, किसान लोगों को खाने के लिए अनाज नहीं थे, ठीक है। किसानों के पास ही जब अनाज नहीं हुए, ब्रेड नहीं था, तो आम आदमी की कौन कहे। उसके साथ साथ जितनी भी जनता थी वहां की, बहुत ज्यादा महंगाई की मार झेल रही थी, और इवन किसी आदमी को भी ब्रेड नहीं मिल रहा था।
फ्रांस में वर्साइल जो कैपिटल थी, वहां लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी ब्रेड की दुकानों के बाहर, कि किसी भी तरह से हम लोग ब्रेड ले खा के जी सके। और तब भी ऐसा नहीं हो रहा था, तो जनता में बहुत त्रस्त हो चुकी थी सरकार की इस व्यवस्था से। गवर्नमेंट जो शासन था, सरकार की जो शासन थी, उससे जनता बहुत परेशान हो गई। और उन लोगों ने 1789 में 14 जुलाई 14 जुलाई 1789 को, जो मैंने बर्साइल का किले पे अटैक वाली कहानी नहीं बताई थी, वो कर दिया, और तभी से क्रांति की शुरुआत हो गई। अब देखो क्या हुआ। गांव में, जो फ्रांस के गांव थे, वहां पर जो सरदार होते थे ना, विलेज के जो बड़े जमींदार होते, उसको मैनर कहा जाता था, मैनर। ठीक है। तो उन लोगों में, वहां की जनता में एक अफवाह फैल गई कि वहां के जो उनके जो किराए के जो लठैत हैं, या मान लो जो भी हैं, स्टेप पर करके रखो, ठीक है, वो किसानों की जो तैयार फसल है उसको जलाने के लिए आ रहे हैं, सारी फसल को बर्बाद करने के लिए आ रहे हैं। तो किसानों ने क्या किया, सब लोग इकट्ठा होकर के, जो भी जमींदार का आसपास का जो भी घर होता था या गोदाउन होता था अनाज का, सब लूट लिया और सब हमला करके सब कुछ खत्म कर दिया। ठीक है। अब जमींदार, आप जा सकते हो, जाओ। जो भी मैनर था, उसकी भी हालत खराब हो गई। गांव में भी आंदोलन हो गया, शहरों में आंदोलन फैला ही था। और शहरों में जो थर्ड स्टेट जनरल के लोग थे, वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना ही रहे थे। पूरा का पूरा फ्रांस अब इस राजतंत्र या मोनार्क सिस्टम के अगेंस्ट में हो गया था। ठीक है। शहरों में लोगों को ब्रेड नहीं मिल रहा था, तो ब्रेड की दुकानों पर अटैक कर देते थे, वेस्टाइल के जो किले थे उसको फूंक दिया। और गांव में मैनर लोगों के ऊपर, उनकी हवेलियों के ऊपर, उनके गोडाउन के ऊपर, जो भी गोदाम होते थे अनाज के, उनके ऊपर अटैक किया गया। तो इस तरह से सब लोग अब खत्म होने लगे। अब देखिए क्या हुआ। जब लुई 16 को दिन में तारे दिख गए कि भाई ये तो पूरा फ्रांस ही हमारे खिलाफ हो गया, बड़ा मुश्किल है, अब क्या करें भाई। तो उन्होंने जो ये राष्ट्रीय नेशनल असेंबली बनाई गई थी, ठीक है, पहले तो मना करता था कि हम किसी नेशनल असेंबली को नहीं मानते, लेकिन अब उसने इसको रिकॉग्निशन दे दिया, मतलब अपना क्या कहते हैं उसको, एक्सेप्ट कर लिया, अनुमति दे दी। ठीक है ना, कि अब हम भी मानते हैं, डर के मारे। अब देखो क्या हुआ। 4 अगस्त 1789 को द असेंबली पास्ड अ डिग्री एबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ obligation and taxes. Members of the clergy too were forced to give up their privileges. Thieves were abolished and lands owned by the churches were confiscated. 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली ने एक कानून बनाया, कानून पास किया कि अब जितने भी क्लर्गी वाले, राजा वाले लोग हैं, पादरी लोग हैं, जो भी हैं, सब लोगों का अधिकार छीन लिया जाएगा। चर्च के पास जो भी जमीन है वो छीन करके गरीबों में बांट दी जाएगी, सब कर दिया जाएगा। और उनको जो एक प्रिविलेज, मतलब विशेष राइट मिला था, अधिकार मिला था कि भाई हम लोग को टैक्स नहीं देंगे, टैक्स लेंगे केवल, ये सारा अधिकार खत्म कर दिया गया। समझ में आ रही है बात आप लोग को? आ रही बात समझ में? बढ़िया। 4 अगस्त 4 अगस्त 1789 को एक कानून बनाया नेशनल असेंबली ने। कहानी समझ में आ रही होगी आपको। और अब पूरा का पूरा राजतंत्र खत्म हो गया। राजा अभी थे, राजा को मारा नहीं गया था, लेकिन सारे अधिकार जो भी सरदार, फ्यूडल्स जितने थे, मैनर जितने लोग थे, जितने भी तरह के पादरी या प्रिस्ट लोग थे, सब लोगों का अधिकार छीन लिया गया, सब लोगों की प्रॉपर्टी जब्त कर ली। अब देखो क्या हुआ। एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट acquired asset worth at least 2 billion livres. लीवर मतलब करेंसी थी वहां की, फ्रांस की, जैसे यहाँ रुपीज होते हैं। 2 बिलियन लीवर के बराबर में धन दौलत कब जब्त किया गया, सरकार ने लोगों से छीना।
जो लोग अपने आप को बहुत बड़ा मानते थे। अब उसको देश के विकास में लगाया जाना चाहिए था ना, तो देखिए इन्होंने क्या किया, फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च। मैंने आपको क्या बताया था, एक ट्रेडिशनल मोनार्च होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च, अभी 7th क्लास में पढ़ा है बच्चों, ठीक है, मॉडर्न डेमोक्रेसी में। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च मतलब कि संवैधानिक राजतंत्र, जहां राजा तो होगा लेकिन राजा शासन का हेड नहीं होगा। एक सेकंड, वहां जो कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान होगा उसी के हिसाब से सारा शासन चलेगा, ठीक है। और ट्रेडिशनल या पारंपरिक राजतंत्र जो होगा उसमें राजा ही हेड होगा, एब्सोल्यूट पावर उसके पास होगा। तुम पूछो क्या पूछ रहे हो। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च उसी का तो एग्जांपल मैं बताने वाला था। तो यहां पर फ्रांस में अभी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च बन गया। किस तरह से, देखिए एक बॉक्स बना हुआ है यहाँ पर, जो कि मैं आपको, आप जब वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा या आप घर पे देखोगे तो समझ में आएगा। यहाँ पर नेशनल असेंबली 700, आपने अपनी बुक निकालिए और पेज नंबर कौन सा है, 10th को निकालिए। उस बॉक्स को देखिए, मैं समझा देता हूँ। नेशनल असेंबली जो थी, मैंने आपको बताया था, 3rd स्टेट के लोगों ने, बुक में देखो 745 लोग उसमें थे मेंबर। ये 745 आदमी 50,000 आदमियों द्वारा चुने जाते थे। 50,000 आदमी मिलकर के इन 745 लोगों को चुनते थे। और इन 50,000 लोगों को कौन चुनता था, एक्टिव सिटीजन, जो कि इंटाइटल टू वोट, जिनको वोट का राइट था, वो लोग इन 50,000 लोगों को चुनते थे। जो मैंने समझाया ना सब इरेज कर दो, मैं शुरू से बताता हूँ, नीचे से देखो। 2 तरह के सिटीजन थे उस समय फ्रांस, 2 तरह के नागरिक, सॉरी मैं हिंदी में भी बोलूंगा, मैं भूल गया। एक पैसिव सिटीजन, नीचे वाला क्या लिखा है उसका हिंदी में, निष्क्रिय नागरिक, बिल्कुल, मतलब जिनको की वोट का राइट नहीं था, नो वोटिंग राइट। अबाउट 3 मिलियन मैन, 3 मिलियन लोग ऐसे थे, 30 लाख लोग ऐसे थे जिनको की बिल्कुल भी वोटिंग का राइट नहीं था। इसमें वुमेन, चिल्ड्रन एंड यूथ बिलो 25 साल से कम उम्र के मर्द, औरतें चाहे किसी भी उम्र की हो, बच्चे चाहे किसी भी उम्र के हो, ये लोग को वोट का राइट नहीं था। बात समझ में आई। दूसरे थे एक्टिव सिटीजन्स, जो कि 4 मिलियन थे, और सॉरी अबाउट 4 मिलियन ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ 28 मिलियन। 28 मिलियन लोगों में से 25 मिलियन ऐसे थे जो वोट दे ही नहीं सकते, और 4 मिलियन लोग ही ऐसे थे जो कि वोट दे सकते थे, जिनको कि एक्टिव सिटीजन या सक्रिय नागरिक कहा गया। ऐसा ही है ना। अब ये 4 मिलियन लोग, मतलब 40 लाख लोग मिल करके वोट करके 50,000 आदमियों को चुनते थे। बॉक्स में देखेंगे तो समझ में आएगा। 40 लाख लोग मिलकर के 50,000 आदमियों को चुन रहे थे, और ये 50,000 लोग अपने में से 745 लोगों को चुनते थे, ठीक है, जो कि नेशनल असेंबली के मेंबर होते थे। यहां तक समझ में आया सब बच्चों को। अब ये नेशनल असेंबली क्या करता था, जितने भी मिनिस्टर होते थे बेटा उसको कंट्रोल करता था, साथ ही साथ राजा को कंट्रोल करता था, और राजा वीटो लगा सकता था। अभी मैं बताऊंगा। उसके बाद ये जो 40 लाख लोग थे, यही वोट करके जज भी चुनते थे, ठीक है। आगे देखो, 1791 में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, कानून बनाने का अधिकार पूरे फ्रांस में बेटा, जो कानून बनाने का अधिकार था वो किसको था, इसी नेशनल असेंबली को था, ठीक है। विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, जो कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते थे, डायरेक्ट जनता थोड़ी चुनती थी। जनता तो केवल 40 लाख जो लोग थे वो जनता थी, वो लोग 50,000 लोगों को चुनते थे। अब 50,000 में से जो भी चुन ले। हाँ बोलो, आप लोग या तो दूर हो जाइए, मैं बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूँ आप लोगों से, या तो पीछे चले जाइए, तो दाएं बाएं चले जाइए। जा सकते हैं प्लीज, थोड़ा ऐसा ना करें, उधर चले जाओ, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ आप लोग की आवाज से, प्लीज। एक
देखिए देखिए हमें पता है कि जो भी नेशनल असेंबली में 745 लोग थे वो चुने जाते थे 50,000 लोगों द्वारा, और वो 50,000 40 लाख लोगों द्वारा चुने जाते थे। अब देखो राइट टू वोट जो था ओनली मैन अबव 25 ईयर्स, जो लोग 25 साल से ऊपर के थे और मर्द थे, मैन थे, उन्हीं को केवल वोट का राइट था और किसी को नहीं। पहली बात, who paid taxes equal to at least 3 days of a laborer wage were given the status of active citizen। जो लोग कम से कम एक मजदूर के 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स पे करते थे, उन्हीं को वोट का राइट था। सभी 25 साल से अधिक वालों को वोट का राइट नहीं था। बात समझ में आई? एक मजदूर को तीन दिन में जो मजदूरी मिलेगी, मान लो कि 900 रुपए मिले, तो महीने का जो 900 रुपया भरता होगा टैक्स, वही केवल वोट दे सकता। They were entitled to vote. The remaining men and all women were classed as passive citizens to qualify as an elector, and then as a member of assembly, a man had to belong to a highest bracket of taxpayer। ठीक है, अगर आप वोटर बनना चाहते हो, इलेक्टोरल बनना चाहते हो, या मेंबर ऑफ असेंबली बनना चाहते हो, तो आपको हाई टैक्स पेयर बनना चाहिए। आप ज्यादा से ज्यादा टैक्स पे करते हो तभी आपका मौका आएगा, या तो असेंबली में मेंबर चुने जाने का, और नहीं तो वोट में खड़े होने का। बात समझ में आ रही है? जो टैक्स पे करते थे, ज्यादा से ज्यादा टैक्स पे करते, तो वही नेशनल असेंबली के मेंबर बन सकते थे। गरीब, किसान और मजदूर नहीं बन सकते। क्लियर? ये नेशनल असेंबली अभी मैं बताऊंगा, ये दूसरी गुलामी थी। इस कॉन्स्टिट्यूशन ने एक राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, मतलब कि मौलिक अधिकारों का डिक्लेरेशन भी था। लोगों को अधिकार भी दिए इसमें। क्या था वो? राइट सच एज द राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ वर एस्टेब्लिश्ड एज नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट दैट इज दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे। जो लोग भी जन्म सिद्ध अधिकार दिया गया। फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार, ठीक है, फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार, और क्या था? राइट ऑफ लाइफ, जीवन का अधिकार, अपने जीवन को बनाए रखने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, अपने विचारों को रखने का अधिकार, समानता का अधिकार, ये सारे राइट दिए गए। और इनएलिएनेबल का मतलब होता है कि जो छीना ना जा सके। आयुष को बैठा, उसके साथ भी डिस्कस करो। कुर्सी है बेटा, ये ले लो, घुमा लो, ये वाली। पोलिनोमियल बच्चे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, कर लो। तो ये सारे राइट मिले हुए थे। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन नेचुरल राइट। इसको प्राकृतिक अधिकार कहा गया। नेचुरल राइट मतलब जो हमारा जन्म तो नेचर से ही हो जाए, नेचुरली हम लोग जन्म लेते हैं। तो अगर हमारा जन्म हुआ है तो जन्म जैसे ही उस देश में हुआ, हमको अधिकार सारे मिल जाए, और सरकार इसको प्रोटेक्ट करती थी। किसी भी आदमी का अधिकार अगर छीना जाएगा तो सरकार उसकी रक्षा करेगी। आगे देखिए, हाँ, सोर्स सी लिखा होगा ब्रैकेट में, है ना? ये आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोग घर पे पढ़िएगा इसको। 17 तरह के, मतलब कि नागरिकों को कौन कौन से अधिकार दिए गए, राइट दिए गए, ये उसकी पूरी लिस्ट है, और सबको डिफाइन भी किया गया है। ये आप लोग घर पे पढ़ेंगे। तो अब जो कॉन्सेप्ट है वो क्या बोलता है, वहां तक तो समझ में आ गया आप लोग को कि पहले राजा का शासन कैसे था, कितना अत्याचार होता था। फिर थर्ड स्टेट, जो स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाएगी, तो थर्ड स्टेट ने किस तरह से पूरे राजतंत्र को या मोनार्च को खत्म करके वहां कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च लेकर के आ गए। अब मोनार्चरी सिस्टम का बिल्कुल अंत कर दिया गया, मतलब राजा नाम की कोई चीज अब
थी ही नहीं, उसको खत्म कैसे किया गया और कैसे रिपब्लिक बनाया गया, मतलब गणतंत्र बनाया गया। ठीक है, किसी भी तरह के राजा के लिए कोई जगह अब नहीं था। वो कैसे हुआ? बेचारा राजा मार दिया रे, लुगाई ने भी काट दिया। इतना आराम से बोल रही है ना, जिसका गर्रा कटा होगा ना उसने बेरा होगा बेचारे। देख, हिंदी की बुक देना बेटा। देखिए, लुई 16 को पता चल गया कि अब ज्यादा दिन तक मेरा खेल चलने वाला नहीं। बात समझ रहे हैं ना? अब तो पूरी जनता खिलाफ हो गई है, और जो थर्ड स्टेट वाले लोग हैं पावर उन्हीं के पास है, तो अपना कुछ रास्ता बनाना पड़ेगा। पर्शिया मतलब कि जर्मनी। जर्मनी को बेटा उसमें पर्शिया कहा जाता है। तो जर्मनी के राजा से लुई 16 ने ना सीक्रेट या गुप्त रूप से संधि कर ली और कहा कि आप अपनी आर्मी भेजो और आगे जाकर के मैं भी आपकी मदद करूंगा और यहाँ की विद्रोहियों को खत्म करो। अभी ये पूरा प्लान हो ही रहा था, राजा सोच ही रहे थे उससे पहले ही, है ना, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने पर्शिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ, मतलब जर्मनी और ऑस्ट्रिया यूरोप का एक देश है, युद्ध की घोषणा कर दी। सारे जितने भी वॉलेंटियर थे, जितने भी नेशनल असेंबली को सपोर्ट करने वाले थे, युद्ध में आ गए सामने और उसके खिलाफ युद्ध लड़ने लगे। ठीक है, उन्होंने एक राष्ट्रगान, जो एक पोएट था, एल इसली पोएट था, उसने एक गाना मर्शिलेस नाम का एक पोएट्री या कविता लिखी और उसी को गाना गाते गए एंड एक गीत गा करके जोश के साथ वो लोग लड़ते गए। और ये आगे जाकर के अभी फ्रांस का वो नेशनल एंथम भी है, राष्ट्रगान भी है। अब देखिए क्या हुआ। एक बार मैं तो काम कर ही रहा हूँ, ट्राई कर रहे हैं जहां तक हो जाए। थोड़ा सा ही कॉन्सेप्ट बचेगा बस। देखिए, तो हुआ क्या कि सारी लड़ाई हुई, सब कुछ हुआ और फ्रांस में अब कुछ पॉलिटिकल क्लब बनने लगे, राजनीतिक समूह बनने लगे। ठीक है, उसी में से जैकोबिन क्लब भी एक था। ठीक है, रॉबेस्पेरी उसका हेड था। और ये जो जैकोबिन क्लब था ना, इसका थोड़ा एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये गरीबों की, मजदूरों की, उनका ग्रुप था। हाँ जी, तो उससे क्या हो गया? मैं फोन दे देता हूँ ना, ये बात हो गई तो सब लोग करते हैं ना, नंबर कम होगा तो पाइप से मारूंगा ना वो तो। 4-5 क्वेश्चन नहीं करोगे तो नंबर तो कम ही होंगे ना। उन लोगों के मैंने हाथ लोहे के थोड़ी है भाई। तो उस दिन ठीक है, उसी हिसाब से नंबर मिलेगा जितना पेपर नहीं, घर जाइए।
फोन ही दे देता हूँ फिर आप क्या दे दो? देखने के लिए। क्वेश्चन में बोल देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। कौन कौन से क्वेश्चन? मैं करवा दूंगा ना, यहीं से मैं बोल दूंगा। हो गई। देखिए इसमें क्या था कि जैकोबिन, बहुत सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स बने, राजनीतिक समूह बने, उसमें जैकोबिन क्लब भी बना था। जैकोबिन क्लब जो क्या था उसके बारे में बता रहे हैं कि उसका जो हेड था रॉबेस्पेरी था, उसका हेड था जैकोबिन क्लब का। उनका अपना एक अलग टाइप का क्लोथ था, आपके बुक में होगा पिक्चर, एक पेज और टर्न करो, आगे चली गई, पेज नंबर बेटा वो निकालो, कहां गया? 13 14 निकालो, 14 उसमें एक 2 लोग होंगे नीचे क्लोथ बने हुए ड्रेस, हाँ वही नीचे वाला दिख रहा है ना। तो किस तरह का वो जेंट्स किस तरह के कपड़े पहनते थे उस क्लब के लोग होते थे, एक स्पेशल टाइप की रेड कलर की कैप होती थी, ठीक है, उससे पहचाने जाते थे। और ये लोग करते क्या थे ये देखिए, इसमें this was to set themselves apart from the fashionable section of society, especially nobles who wore knee breeches. चीटी है क्या? गुड्डे ऊपर कर लेना, ये कुर्सी ले ले, रख ले इस पे पाँव। हो गया बेटे, और कैसे करेगा ये मास्टर, तो कुछ बोलता ही नहीं। देखिए ये लोग मानते थे वो जो रेड कैप था आजादी की निशानी थी, वो इस चीज का सिंबल या प्रतीक था कि हम लोग आजाद हैं। जो भी नेशनल असेंबली वाले लोग थे या जितने भी लोग जो अब शासक बन चुके थे रिपब्लिक में, तो ये मानते थे जैकोबिन वाले कि हम तुम्हारे शासन को नहीं मानते, ये विरोध करते थे उनका, क्योंकि इनका तो हर तरह से हक वो भी मार के ही खा रहे थे ना, इनको वोट का राइट था ना किसी भी चीज का राइट था। तो अपने हक की लड़ाई के लिए इन्होंने जैकोबिन क्लब बनाया था। इन्होंने क्या किया, इन द सम ऑफ 1792 द जैकोबिन प्लान टू इन selection of a large number of Persians who were angered by the short supplies and high prices of food. Okay, on the morning of August 10, they stormed the palace at the Tuileries, massacred the king's guards, and held the king himself as hostage for several hours. Later, the assembly voted to imprison the royal family. Elections were held from now on. All men of 21 years and above, regardless of wealth, got to right to vote. जैकोबिन वालों ने क्या किया, वो भी लड़ रहे थे पर्शियन लोगों के खिलाफ, लेकिन उनको फूड की सप्लाई नहीं जाती थी, उनका कोई ध्यान ही नहीं रखता था। तो उन लोगों ने बोला भाई अब ये पर्शिया वालों को छोड़, पहले अपने वाले ने देख। अपने हमारे देश के लोग जो हमको कहते हैं कि आजाद कर रखा है, उन लोगों ने ना खाने को दिया ना कुछ हमको राहत दिया, तो चाहते हैं उन लोगों ने वो किला घेर लिया, राजा का महल, राजा के जितने बॉडीगार्ड थे मार दिया, राजा को होस्ट कर लिया, पकड़ लिया, बंदी बना लिया। होस्टेज करना मतलब कि बंदी बना करके रखना कुछ दिन तक, कुछ देर तक। तो फिर नेशनल असेंबली ने घोषणा की, रॉयल फैमिली को इम्प्रिजन कर दिया, कैद में भेज दिया गया, और हर 21 साल के आदमी को, जिसके पास पैसे हो नहीं हो कोई भी हो, लेकिन ओनली मैन नॉट वुमेन, उनको वोट का राइट दे दिया गया। ये जैकोबिन क्लब वालों की और रॉबेस्पेरी का ही ये देन था, उसके आंदोलन के चलते ही सब लोगों को राइट टू वोट फ्रांस में मिला था। समझ में आ गया? जैकोबिन आंदोलन भी इसको कहा जाता है। आगे देखें, द न्यूली इलेक्टेड, नेशनल असेंबली के लिए भी, राष्ट्रीय सभा के लिए भी चुनाव हुए। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड द कन्वेंशन। इस नए असेंबली का जो चुनाव हुआ उसको कन्वेंशन कहा गया। On 21st September 1792 is abolished the monarchy and declared France a republic। और 21 सितंबर 1792 को अब पूरे फ्रांस को रिपब्लिक घोषित कर दिया गया और राजतंत्र की समाप्ति की घोषणा कर दी गई, मोनार्च के एंड की घोषणा, डिक्लेरेशन कर दिया गया। समझ में आ रहा है आपको? As you know, a republic is a form of government where the people elect a government, included the head of the
government. There is no hereditary monarchy. You can try and find out about some. ये तो ठीक है. Louis XVI was sentenced to death by a court on the charge of treason. Treason मतलब कि घूस जो लेते हैं. On 21st January 1792, he was executed publicly at the Palace of Concord. The Queen Mary Antoinette, जो भी क्या नाम है, Antoinette, यही है ना? हिंदी में क्या लिखा है? हाँ, met with the same fate shortly after. खच सूली पे चढ़ाना मतलब पता है क्या होता है बेटा? बलि बेदी देखिए, अपने जैसे बकरे को लगा के कुंडी लगा देते हैं. पहले बकरे के गले को बाहर लेके जाते हैं और फिर एक किलोती लगा देते हैं. अब बकरे का गला ऐसा फंस के बाहर तो नहीं निकल सकता, और ऐसे करके काटते हैं. लेकिन वहां पे है ना, थोड़ा टेक्नोलॉजी अच्छी थी, राजा जी के लिए टेक्नोलॉजी अच्छी थी. भारी सा वहां पे वो रहता था, वो जो ब्लेड होता था, कि झंडा गिरते ब्लेड गिर जाता था. ब्लेड गिरते ही टोकरी में राजा और रानी का सर गट खत्म. देखने में क्या खतरनाक है, लोग तो चाउमीन खा के देखते हैं. हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होता है, मैं तो हर दिन बेयर ग्रिल्स को देखता हूँ 10 आदमी ने काटते हुए, सॉरी आदमी नहीं, जानवरों ने काटते हुए. मुझे क्या दिक्कत है. द रेजिम ऑफ टेरर. राजा रानी खत्म हो गए, लेकिन अब आतंक का राज फैल गया पूरे फ्रांस में. और वो कैसे फैल गया? राजा रानी खत्म हो गए तो अब आतंक कौन कर रहा था? सोचने वाली बात है. द पीरियड फ्रॉम 1792 टू 1794, एक साल का वो पीरियड था. 1793 से 1794 की बात है. उसमें क्या हुआ? इज रेफर्ड टू एज द रेजिम ऑफ टेरर. उसको आतंक का काल कहा गया. ठीक है. Robespierre followed a policy of severe control and punishment. All those whom he saw as being enemies of the republic, ex-nobles and clergy, members of other political parties, even member of his own party who did not agree with his method, were arrested, imprisoned, and then tried by a revolutionary tribunal. Okay? If the court found them guilty, they were guillotined. Okay? The guillotine is a device consisting of 2 poles and a blade which a person is beheaded. It was named after Dr. Guillotin who invented it. डॉक्टर गुलिटन एक भैया थे, कसाई थे. उन्होंने ये मशीन बनाई थी. 2 खंबे में आदमी बंधा रहेगा, ऐसे पड़ा रहेगा, ब्लेड आके उसका सर लेके चला जाएगा. जैसे आज भैया लोग हैं, आज मेरे को डॉक्टर गुलिटन मान रहे होंगे. देखिए, रॉबेस्पेरी ने क्या किया, जो जैकोबिन क्लब का हेड था, जिसने जैकोबिन क्लब बनाया था, उसने अब जितने भी राजा से क्लर्गी वर्ग से जो भी आते थे, कुलीन वर्ग के जितने भी बड़े बड़े लोग थे, उनको सबको पकड़वा के, जो भी उसके दुश्मन थे उसके खिलाफ बोलता था, सबको जेल में भरवा देता था और उनपे केस चलवा करके उनको फांसी की सजा दिलवा देता था. जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के जितने भी दूसरे राजनीतिक दल थे, उन सबको मरवा दिया उसने. इवन उसके पार्टी में भी जो उसके सपोर्टर नहीं थे, उसको ही मरवा देता. समझ रहे बात को? रॉबेस्पेरी गवर्नमेंट इशूड लॉ. उसकी सरकार ने एक कानून बनाया, placing a maximum ceiling on wage and prices. Okay, meat and bread were rationed. Peasants were forced to transport their grains to the cities and sell it at a prices fixed by the government. The use of more expensive white flour was forbidden. All citizens were required to eat the pendy equality bread, a loaf made of whole wheat. Equality was also sought to be practiced through forms of speech and addresses instead of the traditional monsieur or sir and madame. All French men and women were henceforth citoyens and citizens. Churches were shut down and their buildings converted into barracks or offices. आतंक की हद कर दी इसने.
गुलेटन चचा के चेले ने। इसने क्या किया कि एक कानून पास कर दिया, अब मीट और ब्रेड का जो रेट होगा सरकार डिसाइड करेगी। किसानों को मजबूर किया गया कि जो सरकार ने रेट डिसाइड किया उस रेट पे तुम्हें बेचना ही पड़ेगा अपना अनाज, ठीक है। व्हाइट फ्लोर जो कि सफेद चून अपनी देसी भाषा में आटा, ठीक है ना, उसको बैन कर दिया गया यूज के लिए। अब उसको कोई नहीं खा सकता, ठीक है। जो लो क्वालिटी का जो आटा होता था उसी के सब लोग ब्रेड खाएंगे, जो कि इक्वालिटी को शो करता था। समझ रहे बात को भाई? ऐसे लिखे ना कि मास्टर की दिद्दे ना खत्म हो जाए, ठीक है, अच्छी रखनी। घर पे जाके कौन सी रोटी पोनी है, तेरे पास अभी 10 मिनट है। इसको इस बात की टेंशन नहीं कि 10 मिनट पेपर नहीं हुआ, इस बात की मजे है ना कि 10 मिनट की छुट्टी हो जाएगी। ओ शिट, मैंने तो आज जोत भी नहीं दिला, कोई बात नहीं, ये कॉन्सेप्ट कराने का। उसके बाद लोगों को जो मैडम और सर जो करके बोला जाता था, तो उससे भी इज्जत गिरा करके सबको बराबर बराबर दिखाया जाने लगा। और साथ ही जितने भी चर्चेस थे सबको बंद करा दिया। ये चर्च क्या चर्च, कोई चर्च नहीं, कोई मंदिर नहीं। उसको सरकारी ऑफिसर ऑफिस में या बैरक में सेना के रहने के लिए जगह जो होती है या पुलिस स्टेशनों से बदल दिया, ठीक है। आतंकी कहीं का। बेटे मैं तो बस क्या हूं, मैं ही जानता हूं। पेज नंबर 16 तक बेटा मैंने आप लोगों को करा दिया, ठीक है, याद रखिएगा। वहां एक मिनट,